नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निफ्टी में कौन से लेवल की कॉल या पुट हमें सेल करनी चाहिए। और श्री सीमेंट के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो मंडे को ये पक्का गिरेगा। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो गिरेगा ही गिरेगा। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है, कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। कई बार कंपनी लॉस करती है फिर भी स्टॉक बढ़ जाता है, तो इसीलिए पक्का गिरेगा ये दिमाग में से हमें निकाल देना चाहिए। लेकिन हम दोनों प्लान कर सकते हैं, गिरेगा तो क्या करेंगे, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, प्लानिंग हम दोनों रख सकते हैं। अगर गिरा तो श्री सीमेंट की किस लेवल की पुट हमें सेल करनी चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में अब भी आपको सेम रेंज नजर आती है, 17,500 का रेजिस्टेंस है, 16,750 का पुट है। तो यहां पर इसका कॉल आप बेच सकते हैं और इसका पुट आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी रेंज में फिलहाल तो हमें मार्केट नजर आता है। अगर मार्केट 17,000 के नीचे चला जाता है तो पुट सेल करना आप कम प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहां पर ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, कॉल आपका काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। तो आप पुट सेल करना कम प्रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्शनल आप जाने के बारे में सोच सकते हैं। श्री सीमेंट के बारे में बात करें तो श्री सीमेंट में आपको ये एक छोटी रेंज नजर आएगी और एक बड़ी रेंज, यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस और एक बड़ा सपोर्ट आपको नजर आता है। तो अगर ये आपको मार्केट इसी लेवल पे ओपन होकर कोई रेंज तोड़ता हुआ नजर आता है और आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पर उस साइड का पुट या उस साइड का कॉल बेचने की जगह पे अपोजिट करना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिली फ्लैट ओपन होने के बाद, तो आप कॉल बेचने के बारे में सोचिए, यहाँ का कॉल बेचिए। लेकिन अगर तेजी देखने को मिलती है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ का पुट बेचने के बारे में सोचिए। इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप होता है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत गिरावट होगी, रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो यहां पर आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, एकदम पैनिक क्रिएट होता है, तो आईवी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चांसेस देखिए थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले आईवी काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो आप ये जो स्ट्रैटेजी आप बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स के पहले मतलब रिजल्ट्स के अलावा आप यहां पर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि मतलब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली बढ़ गया, जैसे एस्ट्रल आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, कंटिन्यूस बढ़ता है, तो वहां पर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, स्टॉक में रेस्ट लेना ही पड़ता है। ऐसे टाइम पे आपने कॉल बेच दिया या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर गया फिर आपने पुट बेच दिया, थोड़ी सी रिकवरी पे भी आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। ये आप तभी करते हैं तो ठीक चलता है, लेकिन आप रिजल्ट्स के बात करते हैं तो ऑलरेडी आईवी आपको क्रैश होता हुआ नजर आता है, तो इतना प्रेफरेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो ये सपोर्ट स्ट्रांग है 17,800 का लेवल। इसके आसपास की जो भी आपको लिक्विड स्ट्राइक मिलती है, आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। भैया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना चाहिए क्या नहीं, सेफ है या नहीं? तो ओवरऑल आप यहां पर निवेश करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं कम प्रेफर करता हूं किसी भी एनएफओ में निवेश करने में। जिस हिसाब से मैं आईपीओ में भी डायरेक्ट वहां पर निवेश करने में कम प्रेफर करता हूं, वैसे भी एनएफओ में भी कम प्रेफर करता हूं कि डायरेक्टली वहां पर निवेश करना चाहिए। मैं वेट करता हूं कैसा परफॉर्मेंस है फंड मैनेजर का, देखने के बाद ही निवेश करना प्रेफर करता हूं। लेकिन आप यहां पर निवेश करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। आपकी अगर कैपेसिटी है 5,000 का निवेश करने का, तो 5,000 मत कीजिए, 2-2,500 का कीजिए। इस हिसाब से आप प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो यहां पर इस सेक्टर का अच्छा नजर आता है। एपीएल अपोलो लिमिटेड और हरिओम पाइप्स में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो देखिए, दोनों जो काम करते हैं वो सेम बिजनेस है। यहाँ पर दोनों ही स्टील पाइप्स और ट्यूब्स में ही काम करते हैं। 5 साल के लिए कौन सा स्टॉक उठाना चाहिए? तो देखिए कैसा है, एपीएल अपोलो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, वो 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जबकि हरिओम पाइप्स आपको 300 नहीं 600 करोड़ के आसपास की कंपनी नजर आती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जनरली कैसा रहता है, छोटी कंपनी के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की, क्योंकि हमें तो भाई परसेंटेज टर्म्स में ही देखना पड़ता है। अभी मान लीजिए रिलायंस का 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, वो बढ़कर 14 लाख करोड़ भी हो गया और उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी फॉलो करता है। आप देखने जाएंगे तो भाई 7 लाख करोड़ और कमाया रेवेन्यू, लेकिन स्टॉक तो डबल ही हुआ है, पैसा आपका डबल ही हुआ है। लेकिन कोई छोटी कंपनी रहेगी, उसने वहां पर 700 करोड़ से 7,000 करोड़ कर दिया, तो वो आपको 10 गुना करके देता है। तो इस हिसाब से देखने जाएंगे तो हमेशा छोटी कंपनी में ही आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आती है। बड़ी कंपनीज में कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है, स्टेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। छोटी कंपनीज में स्टेबिलिटी एक एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। तो यहां पर हरिओम पाइप्स में भी निवेश करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली 1,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज होती है वहां पर ज़्यादा काम करना पसंद करता हूं, लेकिन आप करना चाहें तो ये फाइनेंशियली ठीक ठाक कंपनी नज़र आती है, थोड़ा बहुत निवेश किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क ऐसी छोटी कंपनीज में नहीं लेना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है? तो जेएसडब्ल्यू स्टील का वीकली चार्ट आपके सामने, जब तक 700 का लेवल नहीं टूटता है शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए हम खरीदारी नहीं करने वाले हैं।
और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए JSW स्टील जो कि एक मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, साइक्लिकल सेक्टर है। मैं तो यहाँ पर चार्ट्स को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे लग रहा है कि और तेज़ी आएगी, तो मैं स्टॉप लॉस ही रखता हूँ, टारगेट नहीं रखता हूँ और होल्ड करता हूँ। इस हिसाब से फॉलो करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिलहाल तो जिस हिसाब से साइकिल चल रहा है, यहाँ पर भी जिस हिसाब से आपको टेक्निकल चार्ट्स भी दिखाई पड़ते हैं, ये अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है, स्टॉक वापस ये 600 के नीचे चला जाता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक आपको और भी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। 600 के ऊपर है तब तक ठीक है, यहाँ पर उम्मीद बनी हुई है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन उसके नीचे आता है तो स्टॉक में आपको वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो स्टॉप लॉस के बिना तो ऑफकोर्स यहाँ पर काम करना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक में फिलहाल थोड़ा सा माहौल खराब होता हुआ नजर आता है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए हर मंथ सेव करना पर इन्वेस्ट करें, सेव कहाँ पर इन्वेस्ट करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो आपको डेट में ही जाना है। डेट मतलब FD हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इस हिसाब से ही आपको जाना है। इक्विटी में तो बिल्कुल निवेश नहीं करना है, गोल्ड में भी मत कीजिए। इमरजेंसी फंड मतलब वहाँ पर आपको रिटर्न्स बनाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी है। अभी सेफ्टी आपको टॉप क्लास मिल जाती है, उसके बाद अगर कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो हम ले सकते हैं। तो FD में आपको टॉप क्लास सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके बाद आपको कुछ 5-6% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड में तो आपको FD में ही पैसा डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एफले रूट मोबाइल के बाइंग लेवल्स क्या हैं, PI इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। एफले में देखिए 1100 का एक अच्छा लेवल है खरीदारी करने के लिए। रूट मोबाइल के लिए अगर बात करें 1550 के ऊपर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीकली चार्ट पे वीक हो चुका है, तो ये जब उसके ऊपर जाता है तो खरीदारी कर सकते हैं। PI इंडस्ट्री के बारे में बात करें 3000 के ऊपर है, अच्छी बात है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा और प्रेफर करेंगे, अगर वेट करना चाहें, तो ये अगर कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है उसके बाद खरीदेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा कि स्टॉक और ज़्यादा बढ़ सकता है, वरना ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी के बाद आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से आपका प्लान हो सकता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ानी है तो यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, या तो एक काम आप ये कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा खरीद लीजिए और स्टॉप लॉस ले लीजिए इसके नीचे का, और अगर स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है तो बाकी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट क्या रहना चाहिए। तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से तो अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट को एक बार डिसाइड करने दीजिए, मार्केट को रिएक्शन देने दीजिए। मैंने अभी वो पहले की तरह छोड़ दिया कि भाई रिजल्ट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। बाद में मैंने नोटिस किया कि रिजल्ट्स के लिए अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो जनरली वहाँ पर जब मिलता है पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन एट लास्ट आपको वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। कई बार एक अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप हो गया, हमारे विरुद्ध कुछ हो गया मार्केट में, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लॉस लेना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट में आपका टाइम जा सकता है। तो इसीलिए वेट कीजिए, 1-2 दिन के बाद ही मैं प्रेफर करता हूं कि रिजल्ट्स आ गए, 1-2 दिन बाद कैसा माहौल है फिर हम काम करना शुरू करेंगे उस स्टॉक में, कि फिर हम अपना व्यू बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये हायर साइड पे 1520 का लेवल है और लोअर साइड पे 1350 का लेवल है। दोनों ही लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल्स नजर आते हैं। अब देखते हैं मार्केट को कैसा लगता है। अभी फिलहाल के लिए छोटी रेंज के बारे में बात करिए तो ये हमारी छोटी रेंज हो जाती है। नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, 52 वीक लो पे चल रहा है, और इंडिया ने तो अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में स्टॉप कर दिया है। तो मोतीलाल का जो म्यूचुअल फंड है नैस्डैक का, उसमें तो हम निवेश नहीं कर सकते हैं, तो क्या उसके ETF में निवेश करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर ट्रैकिंग एरर भी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैकिंग एरर है, बराबर आपने बात कही है। तो जब भी कोई आपको ऐसा कुछ इशू नज़र आता है, आपको अभी मौका अच्छा मिल रहा है, ओवरऑल देखिए भले ही ट्रैकिंग एरर है, लेकिन नैस्डैक कहाँ पर था और कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखिए मान लीजिए कि 5% का इतना ट्रैकिंग एरर रहेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन कई बार हो भी जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 5% का भी ट्रैकिंग एरर हो जाता है, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है, होता नहीं है जनरली, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट बंद है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो आपको 1-2% का मिल भी सकता है। लेकिन फिर भी मैं हायर साइड पे 5% भी पकड़ रहा हूँ, लेकिन नैस्डैक कितना 30% के आसपास नीचे है, उसमें अगर आपको 5% का ट्रैकिंग एरर मिल भी जाता है तो भी आप कोई खराब डील नहीं ले रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बंद है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो फुल इन्वेस्टमेंट आपकी फुल कैपेसिटी में तो खरीदारी करनी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। गोल्ड में जो अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है 30 ईयर के ग्राफ पे, 2009 से 2012, 2013 से 2016 फिर से गिरावट देखने को मिली। क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक लेंथी टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल क्या ये फिर से हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है? तो गोल्ड में देखिए अभी तो मेरे हिसाब से साइडवेज ट्रेंड ही चल रहा है और वो आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ना ही तेजी के कोई बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं, ना ही गिरावट के बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो तेजी देखने को मिली गोल्ड में, लेकिन देखिए वापस शांत हो गया,
गया है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई बड़े ट्रिगर अपसाइड में भी नहीं है और डाउन साइड में भी बड़े ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहे हैं। 49 से 52 गया, वापस 50 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना क्या ठीक रहेगा? करंट मार्केट प्राइस पे 5-10 साल के लिए खरीदना चाहिए? तो स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती है। साइकिल्स रहते हैं बिजनेस के, मेरे हिसाब से फंडामेंटल कोई ख़राब नहीं हो गए हैं, लेकिन अभी इसका साइकिल अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए टेक्निकली भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। तो जब तक ये स्टॉक अभी 1100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम यहाँ पर खरीदारी अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक इतनी रेंज बनाई है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट कितनी कंटिन्यू रहेगी बता नहीं सकते हैं। तो 1100 के ऊपर ही हम प्रेफर करेंगे। SBI लाइफ में और SBI में मिड टर्म के लिए बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? SBI लाइफ में देखिए बड़ा गैप पेंडिंग था, गैप तो फिल हो गया, थोड़ा और नीचे आ गया, तो ये पूरा जोन एक बाइंग जोन है। यहाँ पर जब भी इस प्रकार का कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, डबल बॉटम के बाद या फिर किसी भी प्रकार का यहाँ पर सपोर्ट के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं मिड टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। SBI के बारे में बात करें, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ब्रेकआउट का जोन है, तो ये पूरा जोन एक अच्छा जोन है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अभी खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, रेंज ब्रेकआउट होने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हम भी खरीद ले लेकिन स्टॉक बाद में यहाँ पर नीचे आ जाए। तो अगर ये 540 के ऊपर चला जाता है, 540 550 के ऊपर, तो हम खरीदारी करेंगे स्टॉप लॉस लेकर। यहाँ पर हम लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। गुजरात गैस MGL में क्या करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए? क्या अभी CGD स्टॉक्स में वापस स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेचुरल गैस का प्राइस नीचे आ चुका है, एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, आपने सही कहा, आपका एनालिसिस सही है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करना 6 महीने 12 महीने के लिए 3 महीने के लिए इतनी स्ट्रेंथ अभी चार्ट पर फिलहाल नजर नहीं आती है। यहाँ पर डेली चार्ट पर भी आपको कोई प्रॉपर यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन करने के बाद कुछ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली ऐसा भी नहीं है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, चार्ट पर थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए, बाद में हम खरीदारी कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, KPR मिल, डॉलर इंडस्ट्री, यहाँ पर मिड टर्म के लिए क्या करना चाहिए और ICICI प्रूडेंशियल में क्या करना चाहिए? KPR मिल में फिलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। 600 के आसपास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, 600 से 625, ये जोन अगर आपको टूटता हुआ नजर आता है तो खरीदारी कर सकते हैं 800 के लिए। डॉलर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 500 से 550 का एक रेजिस्टेंस है, ये जोन अगर टूट जाता है तो स्टॉक आपको 650 700 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ICICI प्रूडेंशियल के बारे में बात करें, यहाँ पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्टॉक में इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन ही नहीं हो पाया, वापस गिरावट हो गई। ये जो तेज़ी आपको देखने को मिली थी, आधे से ज़्यादा यह तेज़ी चली गई है, गायब हो गई है। भले ही 500 पे स्टॉक आ चुका है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। 550 का 560 का ये सब अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। एलियट वेव थियरी क्या है? तो यहाँ पर कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल थियरी है, यहाँ पर ऐसे अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको सिंपल बेसिस में कहने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये वेव में मार्केट जाता है, यही कहना है। और जब भी मार्केट का ट्रेंड बदलता है तो वेव में आपको बदलता हुआ नजर आता है। मार्केट इस प्रकार से काम नहीं करता है, यहाँ पर आपको इस वेव में भी छोटे छोटे वेव्स देखने को मिलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता है, और जब ट्रेंड टूटता है तो आपको यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड बदल चुका है। और ये हर एक जो ट्रेंड रहते हैं, ये जो छोटे मोटे ट्रेंड रहते हैं, इसके अंदर भी आपको और भी छोटे छोटे एलियट वेव यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये थियरी बेसिकली यही है कि यहाँ पर मार्केट आपको लोज और हाइस को अगर आप मार्क करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस प्रकार से ट्रेंड अभी आगे चेंज हो सकता है। तो ये बेनिफिट क्या है इसके? तो बेनिफिट तो यही है कि भाई आपको ट्रेंड कभी बदल रहा है इसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर जनरली 3-4 बार अगर इस प्रकार से हो गया है, उसके बाद अगर आपको हायर हाई की जगह पे लोअर हाई बनते हुए नजर आते हैं, लोअर लो बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अभी ट्रेंड बदल चुका है और स्टॉक में गिरावट हो सकती है। आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑन प्रेवेस डेनप्रो लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम एज SIP फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा क्या व्यू है? देखिए यहाँ पर स्टॉक पे जो भी व्यू है, लेकिन SIP तो ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। SIP मतलब क्या है? आप यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में निवेश करते जा रहे हैं, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते, 6 महीने 3 महीने जो भी हो आप निवेश करते जा रहे हैं। आप वहाँ पर टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक गिरेगा तभी मैं खरीदूंगा, आप ये करने की कोशिश नहीं करते हैं SIP में। ऐसे स्टॉक्स में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। SIP हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही होता है। लार्ज कैप जो कंपनीज रहती हैं, जो निफ्टी 50, प्रेफरेबली निफ्टी 50 की कंपनीज रहती है, वहीं पर आपको करना चाहिए। उसका मेन रीजन मेरे हिसाब से यह है कि एक बार अगर कंपनी लार्ज कैप हो जाती है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, उससे भी बड़ी मार्केट कैप हो जाती है, ऐसी कंपनीज में एकदम जो बबल टाइप का सिनेरियो रहता है वो जनरली नहीं आता है।
आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ये स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री आपने एकदम बबल कैटेगरी में खरीद लिया, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उसको चढ़ाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, उतना ज़्यादा बबल कैटेगरी में जा ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही एसआईपी प्रेफर करना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं टाइम के साथ, टाइमिंग करके, मतलब गिरावट होती है तभी आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स पे मेरा क्या व्यू है, तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं है, मार्जिन्स में भी गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर अभी इस चार्ट पे गिरावट होती है नहीं होती है, मार्केट में गिरावट होती नहीं होती, तो बाद में कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतने 2 साल से आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नजर आता है, तो कभी ना कभी तो बेंड होगा। अब ये रिजल्ट उसका कारण बनेगा नहीं बनेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो ये लंबे समय के लिए आपको टाइम करेक्शन में या प्राइस करेक्शन में भी जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक कोई कम नहीं भागा है, ये आपको बहुत ज़्यादा भागता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए 2500 का लेवल 2021 में चल रहा था, 10,000 तक पहुँच चुका है, उसके पहले से भी आपको ये भागता हुआ नजर आता है। तो इसमें टाइम करेक्शन तो एक्सपेक्ट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको कई बार वीडियो के माध्यम से भी बताता आया हूँ, लेकिन स्टॉक में तब गिरावट देखने को नहीं मिली है। अभी फिलहाल इतने अच्छे लेवल्स भी नहीं है कि हम बिना स्टॉप लॉस के एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। तो अगर ये लेवल जो है 2-3 हफ्ते से होल्ड कर रहा है, ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में क्या करें, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, एचडीएफसी लाइफ भी नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखिए 1250 के नीचे ये काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आया है। लॉन्ग टर्म के लिए खराब कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो फिलहाल आपको सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचना चाहिए। जब तक ये स्टॉक वापस 1250-1300 के जोन के ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक के लिए बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करें, एचडीएफसी लाइफ में 500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गिरावट हुई 500 पर नीचे के साइड पे बार बार टेस्ट कर रहा है, ये निकल जाना चाहिए था लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो अभी अगर 500 का लेवल टूटता है तो वापस और भी ज़्यादा गिर सकता है, 500 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।